फूली हुई सांसों के साथ मैं उस कमरे से बाहर निकली। बदबूदार अंधेरे वाला कमरा जिसमें आज मेरी सास मुझे लेकर गई थी। समझ तो आप गए होंगे, सासें अक्सर अपनी बहुओं को औलाद पैदा कराने वाले बाबाओं या तांत्रिकों के पास लेकर जाती है, जिनके पास या तो कोई देसी जड़ी बूटी होती है या कोई ऐसी चीज जिससे औलाद पैदा हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे ज्यादा मेरी माँ की सेवा करो, वो जैसा कहती है वैसा ही करो। मैं अपने पति की बात सुनकर परेशान भी होती थी, लेकिन क्या करती, सास का आदेश मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। शायद मेरे पति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी सास मुझे कहां कहां लेकर जाती है। आज जब मैं इस कमरे से बाहर निकली तो मेरे दिमाग में पिछले सारे किस्से किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। कैसे मेरी सास मुझे इस बाबा के पास लेकर आई थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था, और फिर उसकी गंदी नजरें मेरे जिस्म के आर पार हुई तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे आरे के नीचे रख दिया हो और कोई तेज धार वाली चीज मेरे शरीर को काट रही हो। मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था, और जब उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ऐसे बच्चे और ऐसी औलाद पर मैं लानत भेजती हूँ जो किसी पापों का नतीजा हो। ये कहकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सांसें फूली हुई थी और मैं बहुत गुस्से में थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो वो भी परेशान हो गई। बोली कि क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या तुमने बाबा को नाराज कर दिया? मैंने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, माँ जी भाड़ में गया तुम्हारा ये बाबा और इस बाबा की सारी करतूत। मैं तो घर जा रही हूँ, और अगर आइंदा तुम मुझे यहाँ लेकर आई तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वहाँ पर बैठी सभी औरतों ने मुझे मुड़कर देखा। मैंने उनको भी चीख चीख कर उस ढोंगी बाबा की सारी हकीकत बता दी। उनमें से कुछ औरतें तो हैरत के मारे मुझे देखने लगी, जबकि वो वाकई अपने कानों को हाथ लगाने लगी। शायद वो मुझे ही गलत समझ रही थी। मेरा दिल अपनी सास पर बहुत खफा था, पर मेरी सास को एक बात बहुत बुरी लगती कि मैं घर जाकर कोई भी बात अपने पति को न बताऊं। बस आज तक जितने बाबा तांत्रिकों के पास वो मुझे लेकर गई थी, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि कलेश को कुछ भी नहीं बताना। शायद इसलिए कि कलेश खुद भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे। आज का किस्सा होने के बाद मैंने सोचा कि मेरी सास को इस बात का पता चल चुका होगा कि बाबाओं या तांत्रिकों के पास औलाद न होने का हल नहीं होता। दरअसल मेरी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। मैं अपने पति से डरती तो थी, पर उसमें एक बात बड़ी अच्छी थी। मेरा पति अपने वादों का पक्का था। जब औलाद न हुई और मेरी सास ने कहा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तो मेरे पति ने गुस्से से कहा कि माँ दूसरी बार ये बात अपनी जबान से मत निकालना। दूसरी शादी तो क्या, मैं किसी औरत का नाम सुनना भी पसंद नहीं करूंगा। मुझे अपने पति पर बहुत मान, बहुत गर्व था, जिसने अपनी माँ के सामने मेरा मान रख लिया। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी, उसकी हर बात मानूंगी। जो पति आपसे इतनी मोहब्बत करे कि अपनी माँ के सामने भी आपके लिए डटकर खड़ा हो जाए, वो बहुत कीमती होता है। खैर, बात आई गई हो गई। मेरी सास ने 2-3 दिन के बाद मुझसे कहा कि बेटी, क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? मेरा बेटा तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। देखो, तुम्हें भी उसकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर चुका होता। ये तो मेरे बेटे की शराफत है कि मेरा बेटा तुम्हें अब तक यहाँ रखे हुए है। तलाक की दूर की बात, वो किसी दूसरी औरत का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। एक तुम हो कि तुम्हें औलाद की परवाह ही नहीं है। न तुम मेरे साथ कहीं जाती हो, न औलाद में दिलचस्पी लेती हो। जहाँ जाती हो लोगों से बदतमीजी करती हो। मुझे उनकी बात सुनकर वाकई एहसास हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं था कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे में मेरे लिए जरूरी था कि मैं भी उसकी खुशी का ख्याल रखती। मेरी सास कहने लगी, तुम्हारे लिए एक अच्छी बात और अच्छी खबर ये है कि मैं इस दफा तुम्हें किसी मर्द के पास नहीं ले जाऊंगी, बल्कि एक औरत है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगी। भले ही वो औरत पैसे लेती है, लेकिन तुम इतना भरोसा कर सकती हो कि वो कोई बुरी औरत नहीं है, बल्कि एक अच्छी औरत है। मैंने कहा, ठीक है माँ, मुझे औरत के पास जाने में कोई ऐतराज नहीं, पर ये तो बताइए वो डॉक्टर है क्या? माँ जी सर पीट कर बोली, अरे बेटी, तुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर के पास इस चीज का इलाज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटते हैं और अपने पास रखते हैं। डॉक्टर के इलाज से आज तक किसी को औलाद नहीं हुई। मैं अपनी सास की ऐसी अनपढ़ता पर मातम करती, हंसती या रोती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है, आप जहाँ कहेंगी मैं चलूंगी, पर ये तो बताए कि वो औरत मेरे साथ ऐसा क्या करेगी कि मेरे औलाद पैदा हो जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ जी हंसने लगी।
अरे पगली, वो औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उसके आशीर्वाद से तुम्हें बच्चा जरूर पैदा होगा। माँ जी, कैसा आशीर्वाद? आखिर ऐसा क्या है उसके पास? अरे बेटी, वो अंडे देने वाली औरत है। मेरी सास ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। क्या कहा माँ जी? अंडे देने वाली औरत? मैंने हैरत से पूछा। क्या वो मुर्गी की तरह अंडे देती है? मेरी बात सुनकर मेरी सास हंस पड़ी और बोली, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस मैंने सुना है कि वो अंडे देती है और उनसे बच्चे पैदा होते हैं। मैं अपनी सास की बातों पर परेशान हो गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, और कुछ न सही तो उस औरत के पास जाकर हम दोनों का दिमाग ही तरोताजा हो जाएगा। मेरी सास वैसे तो आदत की अच्छी थी, बस कभी कभार ताने दे देती थी। खैर, मैं अगली ही सुबह तैयार हुई और हम दोनों उस औरत के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैं और मेरी सास यही सोचती रही कि आखिर वो अंडे कैसे देती है जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। तकरीबन आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम लोग चुंगी पर पहुंच गए। वहां से एक रिक्शा पकड़ा और हम उस पते पर पहुंच गए जहां वो औरत बैठा करती थी। मैं समझी थी कि वो कोई बूढ़ी सी औरत होगी, पर मेरी सास बता रही थी कि वो खुद भी बहुत सेहतमंद है, जबकि उसके यहाँ ऊपर तले तकरीबन 5-6 बच्चे पैदा हुए थे और वो सब के सब बेटे ही थे। तब से वो औरत सबको नुस्खे बनाकर देती है। खैर, हम वहाँ पहुँचे। मैंने देखा एक बड़ी सी जगह थी। उस औरत का घर वैसे तो छोटा सा था, मगर आंगन बहुत बड़ा और खुला हुआ था। मैंने देखा वहाँ और भी औरतें बैठी हुई थी जिनके मसले हमारी तरह ही थे, पर एक बात मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी, वो ये कि उस औरत की उम्र तकरीबन 20-25 साल के करीब होगी। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। 20-25 साल की औरत भला कैसे किसी और का इलाज कर सकती है? क्योंकि ऐसी माहिर डॉक्टर या हकीम होने के लिए इंसान को तजुर्बे की जरूरत होती है, और वो खुद 20-25 साल की थी। उसकी शादी को अभी 1-2 साल ही गुजरे थे। लगता है मैंने शायद गलत ही सुना था। उसके पास तो 2 ही बेटे थे जो उसके पास ही खेल रहे थे। मैंने अंदर जाकर कमरे में देखा, वो अपने बच्चों के साथ लगी हुई थी। हमें देखकर बोली, कौन हो बहन? थोड़ी देर के बाद आना, अभी मैं बिजी हूँ। देख नहीं रही हो, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ। मैंने देखा लड़की के चेहरे पर बड़ा गुरूर और घमंड था। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने वहां से हटने की बजाय वहीं खड़े होने का फैसला किया। मुझे खड़ा देखकर वो बड़े गुस्से और सख्त अंदाज में बोली, क्या कर रही हो यहाँ? समझ नहीं आता तुम लोग हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो। अभी जाओ, बाद में आना। ये बात सुनकर पास खड़ी एक औरत मुझे खींचने लगी। खींचते हुए मुझे आंगन की दूसरी तरफ ले गई। बोली कि भगवान के लिए क्यों खुद पर जुल्म करने लगी हो? अगर दीदी किसी से नाराज हो जाए तो उसके यहाँ औलाद नहीं होती। मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाने लगी। परमात्मा का खौफ करो, कैसी बातें करती हो? औलाद देना या ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, तो फिर तू यहाँ क्यों आई है? वो तो जैसे मुझ पर ही चढ़ दौड़ी, इसलिए कि उस औरत की बातें सुनी है। मैंने सुना है कि ये कोई अंडे देती है जिससे औरतों को औलाद हो जाती है। हाँ, ये तो है ही अंडे देने वाली पूर्णा दीदी, पर तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरनियों पर ही यकीन होता है। हमारी पूर्णा दीदी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए अगर तुम्हें उन पर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम हो कौन और क्यों तुम इस पूर्णा दीदी की इतनी तरफदारी कर रही हो? वो बोली कि मैं यहाँ की काम वाली हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। कौन सी काम वाली? अरे बहन, तुम्हें नहीं पता क्या? पूर्णा दीदी की काफी सारी शिष्य हैं जो कि यहाँ पर आती रहती हैं। अब उनके सबके चाय पानी का बंदोबस्त भी तो करना होता है ना, वो सारा काम मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने धीमे शब्दों में कहा। तो तुम्हारी पूर्णा दीदी कब फ्री होगी? बस उनका जब भी मन होगा वो फ्री होती है। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि फला औरत आई है, आप उसका इलाज कर दें। तो क्या मैं पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठी रहूंगी? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। नहीं नहीं, 2 बजे के बाद वो तुमसे जरूर बातचीत करेगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। मुझे अपनी सास पर गुस्सा आ रहा था। मैं खुद तकरीबन 30 साल की हो चुकी थी और वो मुझे 25 साल की एक नौजवान लड़की के पास लेकर आई थी जो उम्र में मुझसे भी छोटी लग रही थी। लेकिन क्या करती, अपनी सास का कहा तो मानना ही था ना। मैं बैठी इंतजार कर रही थी। खैर, तकरीबन 2 बजे उसने हमें अपने कमरे में बुलाया। मैं गई तो उसने बड़े ही बदतमीजी भरे अंदाज में मुझसे पूछा, क्या करती है तू और तेरा पति क्या करता है? मैंने उसको कुछ नहीं बताया। कहा कि मेरा पति टीचर है और मैं कोई काम नहीं करती। मेरी सास मुझे कोहनी मारकर बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस औरत को सब सच बताऊं। खैर, मैंने उसे 2-3 झूठ ही बताए थे। कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अंडे देती हूँ, वो तुम 3 दिन पी लेना,
और हाँ, अगले महीने फिर आना, उससे तुम्हें मैं देख लूंगी कि कितनी बीमारी खत्म हुई है और कितनी अभी बाकी है। तकरीबन 6 महीने का कोर्स होगा। अंडे इस्तेमाल करती रहोगी तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में छोड़ दिए तो काम उल्टा हो जाएगा और तुम्हें बच्चा पैदा होने की बजाय तुम्हारे बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे। पैदा तो होंगे पर दुनिया में ना आ सकेंगे। मैंने हैरानी और परेशानी से अपनी सास की तरफ देखा। मेरी सास ने खुद ही कहा कि तुम हमें वो अंडे दे दो जिनसे औलाद पैदा होती है। वो औरत दूसरी औरत को इशारा करके कहने लगी कि इनको अंडे दे दो। मैं हैरान थी कि आखिर अंडों का ये कारोबार है या फिर वाकई में औलाद पैदा होती है। बहरहाल उस औरत के तेवर तो ऐसे नहीं थे कि उसकी किसी चीज से मुझे औलाद पैदा होती। वो लड़की हमें दूसरी तरफ ले आई। ये जगह एक गोदाम की तरह लग रही थी। मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि वहाँ पर काफी सारे अंडे थे, पर अंडों का साइज बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गी के 5-6 अंडे मिलाकर एक बड़ा अंडा बनाया गया हो। मैं बहुत हैरान थी। मैंने उस अंडे को देखा, काफी ज्यादा बड़ा अंडा था। मैंने कहा कि ये कितने का है? कहने लगी कि 2000 रुपये का एक अंडा है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। 2000 रुपये के? 2000 रुपये के तो उन दिनों कई अच्छे खासे जोड़े आ जाते थे, और ये एक ही अंडा 2000 रुपये का? तो खुद सोचिए, 2000 रुपये का एक अंडा लेना हमारे लिए कितना मुश्किल था। हमने उसे 6000 रुपये दे दिए। मेरी सास ने कहा कि बेटी, तुम्हें इससे औलाद जरूर मिलेगी। ये देखो अंडा भी कितना बड़ा है। मैंने उस औरत से पूछा कि अंडे कहाँ से आते हैं और इनसे क्या होता है। वो बड़े नाज से बोली कि ये हमारी पूर्णा दीदी जी देती है। मैं इस बात पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी कि कोई औरत अंडे कैसे दे सकती है, लेकिन फिर इस बात पर परेशान थी क्योंकि उन अंडे का साइज नॉर्मल अंडों से बहुत बड़ा था। यानी मुर्गी का अंडा छोटा होता है, मुर्गी के 4-5 अंडे मिलाकर वो एक अंडा बनता था। खैर, मेरी सास ने बड़ी एहतियात के साथ तीनों अंडे उठाए और 6000 रुपये देने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने उन अंडों को फ्रिज में रखने की बजाय अपने कमरे में रख दिए। जानती थी कि मेरी सास ने मुझे पति से कोई भी ऐसी बात बताने को मना किया है, पर आज मैं चाहती थी कि वो मुझसे पूछ ही ले कि ये कहाँ से लाई हो। थोड़ी देर के बाद जब मेरे पति का घर आने का वक्त हुआ तो मैंने अपनी सास को बातों में लगा लिया। आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। कलेश घर आ गए। मैंने दरवाजा खोला। वो बड़े खुश लग रहे थे। खैर, थोड़ी देर माँ के साथ बैठने के बाद मेरे पति कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उनकी नजर उस नीले शोपर पर पड़ी जिसमें वो 3 अंडे रखे हुए थे। पूछने लगे, ये क्या है? मैं जानबूझकर उन अंडों को छुपाने लगी। बोले कि नहीं बताओ, ये अंडे कहाँ से आए? बड़े अजीब से लग रहे हैं। मैंने कहा, बस आपकी माँ ने मना किया था, ये गलती से यहाँ रह गए, वरना मैं आपको सब कुछ बता देती। अब मेरे पति को और शक होने लगा कि आखिर माँ ने क्यों मना किया है अंडों की कहानी बताने से। मैंने कहा कि मेरे सर की कसम खाएं, आप माँ जी को ये बात नहीं बताएंगे, पर आज मैं आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ। मेरे पति ने मेरी कसम खा ली और बोला कि मैं माँ को एक बात भी नहीं बताऊंगा। तुम मुझे सारी बात बता दो कि ये अंडे कहाँ से आए हैं। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, पूर्णा दीदी वाली बात भी, जो कि आज तक मेरे साथ हुई थी। उनकी वजह मेरी सास थी। ये सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि माँ तुम्हें ऐसी नौटंकी औरतों के पास लेकर जाती रही है और मुझे खबर ही नहीं थी। तभी मैं कहूँ कि वो हर रोज तुम्हें बाहर क्यों लेकर जाती है। मैं अपनी सास की बातें अपने पति को बताकर खुश भी थी कि चलो उनको हकीकत पता चल गई, और डर भी लग रहा था कि कहीं गुस्से में ये अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा ना कर ले। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप किया। वो बोले कि आइंदा तुम किसी ऐसे बाबाओं या तांत्रिकों के पास नहीं जाओगी, मैं माँ से बात करूंगा। ऐसे तो नहीं चल सकता है। मैंने कहा, फिलहाल इन अंडों का क्या करना है? उसने अगले 2 महीने बाद भी आने का कहा है। आपकी माँ हर महीने 6000 रुपये वहाँ लुटा कर आएगी। ये सुनकर मेरे पति को और बड़ा झटका लगा। बोले कि क्या उस औरत ने तुम लोगों को पैसों के अंडे दिए हैं, वो भी 2000 रुपये का एक? मैंने कहा, जी हाँ, आपकी माँ ने उनको पैसे दिए हैं, मैं तो उन्हें रोकने से रही। बोले कि ये औरत मेरे हाथों नहीं बचेगी, मैं तो उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर सब औरतें उसकी चाहने वाली हैं। वो बोले कि मैं किसी चाहने वाले या किसी चाहने वाली को नहीं जानता, मैं उस औरत को गिरफ्तार करके रहूंगा। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। मैंने कहा, देख ले, ऐसा ना हो कि इन्हीं अंडों से हमारी औलाद होना लिखी हो। वो बोले कि नहीं, ये सिर्फ शुतुरमुर्ग के अंडे हैं और शुतुरमुर्ग का पूरा अंडा एक साथ खाना भी नहीं चाहिए। ये तो मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था कि इस अंडे में बहुत ताकत होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस अंडे से किसी औरत को औलाद नहीं हो सकती। ये खामखा के ढोंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पति ने बहुत गुस्से से मुझे कहा,
अब तो मेरी सास को भी सारी बात बतानी पड़ी कि कलेश अब सारी हकीकत जान चुके हैं। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने कलेश को ये बात क्यों बताई। लेकिन भला कोई औरत अपने पति से कुछ छुपा सकती है क्या? छुपाना चाहे भी तो वो उगलवा ही लेता है। मेरे पति ने अगले ही दिन उस जगह पर छापा मारने का फैसला किया। उन्होंने मुझसे सारा एड्रेस भी पूछ लिया। मेरी सास ने मेरे पति को लाख मना किया कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा ना हो कि उस औरत की बद्दुआ लग जाए। लेकिन मेरे पति कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो अपना काम पूरा करके ही दम लिया। अगले ही दिन उस औरत को गिरफ्तार करके थाने ले जाने की बजाय अपने घर ले आए और उसे मेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मेरी पत्नी को सब सच बताना है तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें थाने लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम खामखा जलील और बदनाम होगी तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पत्नी एक शरीफ और अच्छी औरत है, इसलिए तुम्हें मैं इसके पास छोड़ रहा हूँ। अगर इसे सब सच सच बताना है तो बता दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो बेचारी लड़की डर के मारे कांप रही थी। मेरे पांव पकड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे अपने पति से बचा लो। मुझे नहीं पता था तुम एक पुलिस वाले की पत्नी हो, वरना मैं तुम्हें पैसों के अंडे ना देती। मैंने कहा तुम ऐसा मुझे क्यों कह रही हो? तुम्हें मुझे सब सच बताना चाहिए। बाकी औरतें भी तो मेरी सास की तरह बेवकूफ़ी होती होंगी। तुम खामखा लोगों से पैसे लूट रही हो। वो बोली कि नहीं, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दरअसल मेरे बाबा एक बहुत बड़े देसी हकीम थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी मेहनत से और अपनी अच्छी नीयत से लोगों का इलाज किया। लेकिन जब बाबा की उम्र 50 साल हुई तो वो बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। एक सिर्फ मैं ही थी जो उनकी इकलौती औलाद थी। बाबा ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी माँ मुझसे कहती कि तुम्हारे बाबा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए तुम उनका ये अरमान पूरा कर दो। तुम भी ये काम सीख लो ताकि तुम्हारे बाबा लोगों का जो इलाज करते और जो दवाइयाँ लोगों को देते रहे हैं उसमें तुम भी उनकी मदद करती रहो। लेकिन मैं तो 10वीं क्लास में ही फेल हो गई थी। मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती थी। बस फिर क्या था, बाबा ने कुछ सालों बाद मेरी शादी कर दी। बाबा की मृत्यु के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मुझे उस काम की अहमियत अब पता लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में अब कुछ नहीं था। जब तक बाबा जिंदा थे अगर मैं कुछ सीख लेती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर मैंने बाबा के नाम को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि औरतें भी मुझ पर यकीन करने लगी। मैं उनसे यही कहती कि ये काम मैंने बाबा से सीखा था, इसलिए मैं इस काम से तुम्हें फायदा पहुंचा रही हूँ। वो बेचारी मासूम और बेवकूफ औरतें थी। मेरी बात पर उन्हें यकीन हो गया था। मैं 2-4 शब्द जानती थी। भले ही मैंने 10वीं पास नहीं की थी, पर मुझे बातें करना खूब अच्छी तरह आती थी। यूं मैंने औरतों को बेवकूफ बनाकर अपने रोजगार का जरिया निकाल लिया। पर मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने औरतों के लिए खास अंडे मंगवाना शुरू कर दिए। उनको थोड़ा बहुत मुनाफा रख कर बेच देती। पर जब तुम मेरे पास आई तो मुझे तुम अमीर लग रही थी। तुम्हारी सास भी बेवकूफ सी लग रही थी। मैंने सोचा कि तुम लोगों से अच्छे पैसे हैंट लेती हूँ, जिससे मेरे पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा पति मेरा कारोबार ही बंद करवा देगा। मुझे उस बेचारी औरत पर तरस भी आया, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि क्या पता इसने और कितनी औरतों को लूटा होगा, और क्या पता इसे गिरफ्तार करने में हमारा ही कुछ नुकसान हो जाता। तो इसलिए मैं अपने पति से खफा भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक गैर औरत के लिए अपने पति से क्या खफा होना। उसका किस्सा तमाम हुआ। वो अपने घर चली गई और मेरे पति ने उससे कहा कि तुम अपना ये फ्रॉड और झूठा कारोबार छोड़ दो। मैं तो उसके बाद दोबारा उसके पास नहीं गई। भगवान जाने कि वो औरत अब कैसी है और क्या करती है। ऊपर वाला सबको सही रास्ता दिखाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।